हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पढ़ाई की पोथी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और निरंतर अपनी तैयारी के माध्यम से सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे होंगे। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे एक बेहतरीन और नई शुरुआत के साथ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सीटेट। आपका जो आगामी सीटेट 2024 दिसंबर में आयोजित होने वाला है, तो इसकी तैयारी किस प्रकार की जाए, इसके लिए आज आपकी ये फर्स्ट क्लास है। और जिसमें हम क्या करने वाले हैं, जिसमें हम PYQ को सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें हम थ्योरी को भी देखेंगे और साथ ही साथ उसका क्या कॉन्सेप्ट है इस पर भी चर्चा करेंगे। यहाँ पर आपको क्या फ़ायदा होने वाला है तो वो पहले जान लीजिए। फर्स्ट की आपके PYQ के अनुसार प्रैक्टिस होगी और सेकंड आपका थ्योरी प्लस कॉन्सेप्ट दोनों एक ही साथ, यानी प्रैक्टिस प्लस जो है प्रिपरेशन, दोनों ही आप एक ही साथ कर पाएंगे। तो यहाँ पर कम समय में बेहतरीन तैयारी के लिए पढ़ाई की पोथी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें और आप सीटेट 2024 दिसंबर में अपना झंडा गाड़ के अपने बेहतरीन स्कोर के साथ सीटेट को पास कर सकें। तो आज जो हम पेपर डिस्कस करने वाले हैं वह है हमारा किस डेट का, तो ये हमारा 2018 का PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर EVS का है। और ये आपका सेट कौन सा है, तो सेट है ये आपका A। और फर्स्ट पेपर के हम EVS के PYQ को यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर क्या करेंगे कि जितनी भी ज़रूरत होगी उतना ही यहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन भी दिया जाएगा, ताकि आप इससे रिलेटेड आगे आने वाले क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकें। साथ ही साथ आज हम स्तर को थोड़ा सा लो रखेंगे, देन मीडियम, देन हाई, और धीरे धीरे करके जैसे जैसे आप एग्ज़ाम के करीब आते जाएंगे, आपका जो पैटर्न का जो तरीका है प्रश्न पूछने का और साथ ही साथ आपका जो स्तर है वह भी बढ़ा दिया जाएगा। तो आप अगर बिगनर हैं या आप पहले भी तैयारी कर चुके हैं और अभी तक एग्ज़ाम नहीं निकला है, तो कुछ नहीं करना है, बस शांति तरीके से यहाँ से जुड़ जाना है और डेली के डेली प्रैक्टिस करनी है। तो सेशन को स्टार्ट करेंगे बिना समय व्यर्थ किए। पहला प्रश्न है आपके सामने कि एक शिक्षिका EVS शिक्षण के लिए अपने विद्यार्थियों के साथ तुल्यकालिक यानी कि सिंक्रोनस संप्रेषण का चयन करना चाहती है, वह निम्नलिखित में से किसे चुनेगी। तो करना क्या चाहती है, तो करना चाहती है शिक्षिका कि अपने विद्यार्थियों में तुल्यात्मक संप्रेषण करना चाहती है। संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन, बातचीत, संचार। तो चलिए आपका जो पहला ऑप्शन है वह है कि फ़ोन कॉल, प्री रिकॉर्डेड वीडियो, टेलीग्राफी कॉन्फ्रेंसिंग। विकल्प 2 है ईमेल, सोशल मीडिया, पोस्ट या फ़ोन कॉल। और विकल्प 3 है आपका कि त्वरित संदेश, ब्लॉग, टेली कॉन्फ्रेंसिंग। और विकल्प 4 है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन चैट, सत्र, फ़ोन कॉल। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि त्वरित संदेश, ब्लॉग, टेली कॉन्फ्रेंसिंग। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, त्वरित संदेश, ब्लॉग, टेली कॉन्फ्रेंसिंग आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के आपसे टेक्निकल प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, जिनके लिए घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि PYQ बहुत ही ज़्यादा रिपीट होते हैं, तो हो सकता है आपको यही क्वेश्चन सेम टू सेम मिल जाए। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि थीम यात्रा रेलवे स्टेशन EVS में एक सामुदायिक संसाधन के उपयोग को दर्शाता है, तो निम्नलिखित में से कौन पूरा करेगा। थीम भोजन, यानी कि थीम यात्रा की अगर बात करें तो वहाँ पर थीम यात्रा में उसने ले रखा है कि रेलवे स्टेशन EVS में एक सामुदायिक संसाधन के उपयोग को दर्शाता है। इसी में अगर अब हम थीम भोजन को लें तो उसके अंतर्गत क्या आएगा जो उसे पूरा कर सके। तो ऑप्शन है आपके सामने नंबर 1 कृषि फार्म, दूसरा है जंगल, C है दुकानदार और D है किसान। तो यहाँ पर बताएंगे कि थीम भोजन के लिए आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होने वाला है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि किसान। थीम भोजन किससे संबंधित हो जाएगी, भोजन जो है वह आपकी किसान से संबंधित हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है, EVS शिक्षण के दौरान एक शिक्षिका का बयान प्रश्न जो विद्यार्थियों को स्वयं या अपने साथियों की प्रतिक्रियाओं से उत्तर को विस्तृत करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यानी कि एक शिक्षण के दौरान शिक्षक का जो बयान है, जो प्रश्न है, वह इस प्रकार है कि वह विद्यार्थियों को स्वयं या अपने साथियों की प्रतिक्रियाओं के उत्तर को विस्तृत करने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो वह किस प्रकार का प्रश्न है, यह पूछने का प्रयास किया गया है। तो ऑप्शन 1 है आपके सामने खोजपूर्ण प्रश्न है, B है कंडीशनिंग प्रश्न है, C है चैनिंग प्रश्न है, D है परीक्षण और त्रुटि संबंधित प्रश्न है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि कंडीशनिंग प्रकार का प्रश्न है। कैसा है, कंडीशनिंग, यानी कि शर्त से संबंधित आपका प्रश्न है, कंडीशनिंग। नेक्स्ट देखेंगे, अगला प्रश्न है,
अनीता परिवार की थीम को पढ़ाने के लिए एक इकाई योजना तैयार करती है। निम्नलिखित में से कौन सा उसकी इकाई योजना का शीर्षक होगा? तो यदि अनीता को किसके बारे में पढ़ाना है? अनीता को पढ़ाना है परिवार के बारे में। अनीता को किसके बारे में पढ़ाना है? परिवार के बारे में पढ़ाना है। तो वह किस थीम का चयन करेगी? नंबर 1 है परिवार या घुमंतु परिवार। फिर आप नंबर 2 बताया गया है कि परिवार के प्रकार एकल और संयुक्त परिवार। नेक्स्ट नंबर 3 बताया गया परिवार एक परिवार के भीतर संबंध। और डी बताया गया परिवार संबंध लिंग भूमिकाएं व्यवसाय बदलते समय में सामाजिक सांस्कृतिक इकाई के रूप में। तो परिवार को किस रूप में वह बता रही है? यहाँ पर वह परिवार को बता रही है कि परिवार कैसा है, संबंध क्या है, उसमें लिंग की भूमिकाएं क्या हैं, व्यवसाय क्या क्या है, और बदलते सामाजिक परिवेश के अनुसार जो सांस्कृतिक इकाई के रूप में हम परिवार को कैसे देखेंगे। तो यहाँ पर जो आपका उचित आंसर होगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पर वह सभी चीज़ों को समाहित करते हुए थीम को बना रही है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है कि श्रीमती शीतल ईवीएस की विभिन्न अवधारणाओं को समझाने के लिए प्राथमिक कक्षाओं में कहानियों और कविताओं का उपयोग करना पसंद करती हैं। बिल्कुल ठीक है। उनके द्वारा कहानियों और कविताओं के प्रयोग का सबसे उपयुक्त तर्क है, वह यह कहती हैं कि मैं कहानी और कविताओं को इसलिए जो है प्रयोग करती हूँ कि अब उनका जो तर्क है वह कौन सा बिल्कुल उचित है वह आपको बताना है कि ईवीएस के पाठ्यक्रम को पूरा करना, साथ ही साथ विद्यार्थियों को स्कूल में आने से पहले इनको सुना होना। मतलब जब विद्यार्थी आते हैं तो वे क्या करते हैं कि इनसे संबंधित कुछ ना कुछ चीज़ों को बाहर के वातावरण से सीख कर आते हैं। पहला उनका ये तर्क है। दूसरा है उनका कि विद्यार्थियों को अपनी कविताओं और कहानियों को लिखने के लिए प्रोत्साहित करना। तो यहाँ लिखने का तो कोई फॉर्मेट है ही नहीं। नेक्स्ट देखेंगे विद्यार्थियों को भाषा और संस्कृति में विविधता के बारे में जागरूक बनाना। तो कहानियों और कविताओं से हम विद्यार्थियों को भाषा और संस्कृति में विविधता के बारे में जागरूक करें। तो यहाँ पर्यावरण की बात हो रही है, तो भाषा आपकी मायने रखती है, लेकिन पर्यावरण के अंतर्गत क्या होगा कि पर्यावरण में सिर्फ भाषा ही विविधता नहीं बल्कि अन्य विविधताओं को भी बच्चे क्या करेंगे, सीख सकेंगे। नेक्स्ट कहा गया है कि पाठों को अधिक संवादात्मक, सुखद और दिलचस्प बनाना। तो दिलचस्प बनाने की यहाँ ज़रूरत नहीं है, बल्कि ज़रूरत है कि जो बच्चे हैं वह उस चीज़ को समझ सकें और साथ ही साथ अपने निजी अनुभव से जोड़ सकें। और ऐसा ऑप्शन आपको ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है, यानी कि पाठ्यक्रम को पूरा भी करेंगे, साथ ही साथ स्कूल आने से पहले बच्चे इनके बारे में कुछ ना कुछ ज्ञान अर्जित करके आए होंगे, इनको सुन करके आए होंगे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कक्षा 1 से 5 तक ईवीएस पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य है? तो कक्षा 1 से 5 तक हम ईवीएस क्यों पढ़ाते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन 1 है आपके सामने स्वतंत्र रूप से व्यवहारिक क्रियाकलापों को करने के लिए कौशल प्राप्त करना। 2 है विद्यार्थियों को मिडिल स्तर पर विज्ञान पढ़ाने के लिए तैयार करना। 3 है विषय का मूल अवधारणाओं की गहन समझ विकसित करना। 4 है शिक्षार्थियों को कक्षा में अधिगम को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ने में मदद करना। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा, तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी स्वतंत्र रूप से व्यवहारिक क्रियाकलापों को करने के लिए कौशल प्राप्त करना। यहाँ पर आपको लग सकता है कि ऑप्शन डी भी करेक्ट होगा, क्योंकि शिक्षार्थियों को अधिगम जो है उन्हें स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ने में मदद करना। लेकिन अगर बात की स्वतंत्र व्यवहार की जाए तो इसमें आपका जो ऑप्शन नंबर 4 है वो समाहित हो जाता है, इसलिए ऑप्शन ए ही आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और अगला प्रश्न है कि एक ईवीएस शिक्षक कक्षा में एक प्रयोग प्रदर्शित करता है जिसमें एक अंडा पानी के गिलास में डूब जाता है लेकिन पानी में नमक मिलाने पर तैरता है। विद्यार्थियों की पूछताछ के लिए वह निम्नलिखित में से कौन सी सबसे उपयुक्त व्याख्या दे सकती है? तो एक शिक्षक या शिक्षिका क्या करता है कि वह करता है कि एक पानी के गिलास में अंडे को डाल देता है और अंडा क्या करता है कि ऊपर तैरने लगता है। वहीं अगर जब वह इसमें नमक डाल देता है तो नमक डालने के बाद क्या होता है, 1 सेकेंड, जो अंडा डालता है वह गिलास में डूब जाता है और जब नमक डालता है तो वही अंडा क्या करता है, ऊपर तैरने लगता है। तो इसको समझाने के लिए वह क्या व्याख्या दे सकती हैं? तो यहाँ पर आपके सामने जो ऑप्शन है वह इस प्रकार है कि ऑप्शन 1 कहा गया है प्रत्येक विद्यार्थी को पानी में विभिन्न वस्तुएं डालकर स्वयं निष्कर्ष निकालने दें। नेक्स्ट कहा गया है पानी के घनत्व के कारण अंडा तैरता है। और सी कहा गया आप उच्च कक्षा में सही कारण सिखाएंगे, यानी कि अभी नहीं, जब आप उच्च कक्षा में समझेंगे तब हम आपको बताएंगे। नेक्स्ट देखेंगे अलग अलग मात्रा में नमक के साथ प्रयोग करें और उनका अवलोकन करें। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर बनेगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर
यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो सही होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि अलग अलग मात्रा में नमक के साथ प्रयोग करें और उसका अवलोकन करें। बच्चे जब स्वयं करेंगे वे तो बेहतर तरीके से सीख पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित कथन को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। तो प्रश्न है आपके सामने कि ईवीएस के सीखने को अवलोकन, पहचान, वर्गीकरण आदि से संबंधित प्रक्रिया कौशल के लिए उन्मुख होने की आवश्यकता है। कारण है आपका विभिन्न प्रक्रिया कौशल प्राप्त करने के माध्यम से ईवीएस के सीखने के परिणाम को हासिल करने की संभावना होती है। तो यहाँ पर आपका कहा गया है कि ए गलत है परंतु आर सही है, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, और ए सही है परंतु आर गलत है। तो प्रश्न आपका क्या कहा गया था? प्रश्न कहा गया था कि यदि ईवीएस के सीखने को अवलोकन, पहचान, वर्गीकरण आदि से संबंधित जो भी प्रक्रिया है कौशल के लिए उन्मुख होने की आवश्यकता है। इस प्रक्रिया को अगर सीखना है, कौशल करना है तो इसके लिए उन्मुख होने की आवश्यकता है। ये बिल्कुल ठीक है। विभिन्न प्रकार के कौशल प्राप्त करने के माध्यम से, जब हम कौशल प्राप्त कर लेंगे तो उसके माध्यम से ईवीएस के सीखने के परिणामों को हासिल करने की संभावना भी होती है। तो यहाँ पर आपका कथन और कारण यानी कि ए और आर दोनों ही सही दिए गए हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि एक ईवीएस शिक्षक को योगात्मक मूल्यांकन के लिए प्रश्न पत्र तैयार करते समय एक्स पर जोर देना चाहिए। तो यदि आप एक शिक्षक या शिक्षिका हैं और आपको प्रश्न पत्र का योगात्मक मूल्यांकन करना है तो आप किस पर जोर देंगे? सबसे पहले कहा गया है नंबर 1 कि प्रश्न पत्र की लंबाई और उद्देश्य क्या है, प्रश्न पत्र की सामग्री, कवरेज और उद्देश्य क्या है। नेक्स्ट आप कहेंगे कि प्रश्न पत्र के कुल अंक, सामग्री और कवरेज, और डी कहा गया है कि प्रश्न पत्र की लंबाई और कुल अंक। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रश्न पत्र की सामग्री, कवरेज और उद्देश्य। यहाँ पर कुल अंक हैं, सामग्री है, कवरेज है लेकिन उद्देश्य नहीं है, और प्रश्न पत्र बनाने का जो मूल भाग है वह यही है कि आपका उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, अगला प्रश्न है कि कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए ईवीएस में निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का परिणाम नहीं है? तो कक्षा 3 में विद्यार्थी ईवीएस जब सीखेंगे तो उसमें कौन सा परिणाम नहीं है? ऑप्शन ए, अच्छे और बुरे स्पर्श पर अपनी राय व्यक्त करना, दिए गए अनुभव किए गए मुद्दों पर आवाज़ उठाना और समाज की प्रथाओं से संबंधित करना, जैसे संसाधनों के स्वामित्व में भेदभाव। 3 है कुछ स्थानीय इंडोर आउटडोर खेलों के नियमों का अवलोकन करना। 4 है कक्षा की दिशाओं की पहचान करना। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कौन सा इससे प्रतिफल नहीं मिलेगा, कौन सा अधिगम नहीं होगा। तो कुछ स्थानीय इंडोर आउटडोर खेलों के नियमों का अवलोकन करना, ये आपके ईवीएस के अंतर्गत नहीं सीख पाएंगे। बाकी आपका ऑप्शन 1, 2 और 4 बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे अगला प्रश्न है कि आपको कक्षा 3 से 5 तक के अपने विद्यार्थियों के लिए ईवीएस पाठ्यपुस्तक का चयन करना है। इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड सबसे उपयुक्त है? तो कक्षा 3 से 5 तक के विद्यार्थियों की ईवीएस पाठ्यपुस्तक का यदि आप चयन करेंगे तो किस मानदंड को सबसे उपयोगी मानेंगे? विकल्प 1 है कि पुस्तक में चित्र बड़े और रंगीन होने चाहिए। विकल्प 2 है कि भाषा सरल और विद्यार्थियों के मानसिक स्तर के अनुसार होनी चाहिए। पाठ्यपुस्तक को सचित्र और विद्यार्थियों के लिए आकर्षक होना चाहिए। और 4 है पाठ्यपुस्तक बाल उन्मुखी होनी चाहिए तथा लिंग, जाति, वर्ग और धर्म के आधार पर किसी भी रूढ़िवादिता या अपमानजनक व्यवहार से रहित होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपका कौन सा विकल्प सही होगा? तो जो सबसे विकल्प आपका सही होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि भाषा कैसी होनी चाहिए? सरल होनी चाहिए, विद्यार्थियों के मानसिक स्तर के अनुसार होनी चाहिए। अभी आप लिंग, जाति, धर्म इन सब के बिना वर्गीकरण की यदि बात करें तो यहाँ पर बच्चे का जो मस्तिष्क है वह इतना ज़्यादा डेवलप नहीं है कक्षा 3 से लेकर के 5 के अंतर्गत कि वह इन सब चीज़ों पर अपनी राय बना सकें। वहीं अगर हम बात करें पुस्तक सचित्र और विद्यार्थियों के लिए आकर्षक होनी चाहिए और भाषा यदि बहुत कठिन होगी या वह उनके मानसिक स्तर के अनुकूल नहीं होगी तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। वहीं अगर हम विकल्प 2 को देखें तो शब्द भले ही सीमित है लेकिन इनका अर्थ कैसा है? व्यापक है, कि भाषा सरल होगी और विद्यार्थियों के मानसिक स्तर के अनुसार होनी चाहिए। ये हमारा प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट देखेंगे अगला प्रश्न है कि यहाँ कथन कारण से संबंधित आपको प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। तो अभिकथन ये है कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस में विषयों के बजाय थीम
हैं। जो प्राथमिक स्तर है उसमें जो ईवीएस की आपकी कुल 6 थीम बताई गई हैं उनको भी मैं आपको जल्द ही करवा दूँगी, ताकि आप किसी भी एग्ज़ाम में डिफीट ना हो, क्योंकि यहाँ से एक थीम ज़रूर पूछी जाती है। तो इसमें कहा गया है कि जो प्राथमिक स्तर पर ईवीएस में विषय हैं वो थीम के द्वारा जो है बच्चों को बताए गए हैं। कारण आर है कि विषयों की तुलना में थीम आधारित ईवीएस सीखना शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए आसान है। तो कहा गया है कि जो हम कक्षा यानी कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाते हैं, वो हमें एक पाठ की बजाय किसमें दी गई है, एक थीम के अकॉर्डिंग दी गई है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि यह विद्यार्थियों और शिक्षक दोनों के लिए सीखने को आसान बनाती है। तो कारण अब आपके जो ऑप्शन दिए गए हैं उन पर ध्यान देंगे। तो पहला दिया गया है कि विकल्प 1 है, ए गलत है परंतु आर सही है। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है परंतु आर गलत है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है आपके सामने कि प्रश्न संख्या 73, आप ईवीएस के विद्यार्थियों के लिए व्यवहारिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सबसे उपयुक्त है। तो यदि आप व्यवहारिक गतिविधि को आगे बढ़ाना चाहते हैं बच्चों में, जो कि ईवीएस के अंतर्गत है, तो आप क्या करेंगे। ग्लोब और नक्शे पढ़ाएंगे, विभिन्न देशों के सिक्के एकत्रित करेंगे, उपलब्ध सामग्री से ईवीएस किट विकसित करेंगे, एक चार्ट पर विभिन्न पौधों के भागों का चित्र बनाएंगे। तो आपके लिए जो सबसे उपयुक्त चीज़ है वह कौन सी होगी। तो फटाफट से आप अपने सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर बनेगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ग्लोब एवं नक्शे की मदद से पढ़ाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपके सामने कि ईवीएस के लिए रचनात्मक आंकलन है। जो ईवीएस है इसके लिए रचनात्मक आंकलन एक्स है। सीखने के लिए आंकलन, सीखने का आंकलन, अधिगम के रूप में आंकलन, सीखने के बारे में आंकलन। जो ईवीएस के लिए रचनात्मक आंकलन होता है उसमें हम क्या करते हैं, तो उसमें हम करते हैं, तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा, तो ये आपका जिस टाइम आंसर की आई थी उसमें सभी को यानी कि कॉमन मार्क्स दिया गया था, क्योंकि यहाँ पर जो आंकलन होगा वो सीखने के लिए आंकलन होगा, साथ ही साथ सीखने का भी आंकलन होगा और अधिगम के रूप में भी आंकलन होगा। सीखने के बारे में आंकलन आपका नहीं होगा, तो डी विकल्प नहीं आएगा, बाकी आपके विकल्प आएंगे। तो यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा वह हो जाएगा आपका कौन सा, तो सीखने का आंकलन और अधिगम के रूप में आंकलन, यानी कि आपका बी और सी, जो कि ऑप्शन यानी कि आपका फोर्थ में दिया गया। और इसी के साथ साथ आपका ए भी आएगा जो कि नहीं दिया गया, इसीलिए यहाँ पर आपको कॉमन नंबर मिला था। तो ए, बी और सी तीनों ही सही हो जाएंगे, विकल्प आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन है ईवीएस के क्षेत्र में भ्रमण प्रभावी शिक्षण शास्त्रीय रणनीति है। जो भ्रमण है वह प्रभावी शिक्षण शास्त्रीय रणनीति है। कारण है कि क्षेत्र भ्रमण वस्तुओं, घटनाओं और स्थानों की याददाश्त को बढ़ावा देती है। यानी भ्रमण करने से हम जो भी चीज़ें देखते हैं वो हमारी याददाश्त को बढ़ावा देती हैं। अब आपके सामने ऑप्शन है कि ए गलत है, आर सही है। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है परंतु आर गलत है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर बनेगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो भ्रमण जो विधि है वह बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली है, ये भी ठीक है। और भ्रमण करने से जो वस्तुएं हैं, घटनाएं हैं, वह हमें काफ़ी समय तक याद रहती हैं, ये भी ठीक है। लेकिन कारण जो है वह क्या है, अभिकथन ए को पूरा नहीं कर रहा है। तो सत्य तो दोनों है लेकिन वे एक दूसरे को पूरक नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 आपका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि गुजरात के सापेक्ष उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की क्रमशः स्थितियाँ हैं। तो मैप से आपके हर वर्ष 1 से 2 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो गुजरात के सापेक्ष उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की क्रमशः स्थितियाँ हैं। तो आपका जो उत्तर दिया गया है वह कहा गया उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व दक्षिण पूर्व या उत्तर पश्चिम दक्षिण पूर्व। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उत्तर पश्चिम और दक्षिण पूर्व। ये आपकी गुजरात के सापेक्ष उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की स्थितियाँ हो जाएंगी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे और प्रश्न है कि रामा प्रत्येक शाम को अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता है। वह क्रिकेट खेलने में कौन सी ऊर्जा का उपयोग करता है। तो प्रकाश ऊर्जा का,
ऑप्शन नंबर 2 है रासायनिक ऊर्जा का, ऑप्शन नंबर 3 है मांसपेशीय ऊर्जा का, ऑप्शन नंबर 4 है ध्वनि ऊर्जा का। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी कि मांसपेशीय ऊर्जा का उपयोग करता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न कहा जा रहा है कि जब हम ईंधन को जलाते हैं तो हमें प्राप्त होता है या होते हैं। ऑप्शन ए है केवल प्रकाश ऊर्जा प्राप्त होती है ईंधन को जलाने से, ऑप्शन 2 है केवल ऊष्मा एवं प्रकाश ऊर्जा प्राप्त होती है, और ऑप्शन सी है यांत्रिक एवं प्रकाश ऊर्जा प्राप्त होती है, सी है प्रकाश एवं ध्वनि ऊर्जा प्राप्त होती है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ऊष्मा एवं प्रकाश ऊर्जा प्राप्त होती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी असम में खाए जाने वाले चावलों की एक सामान्य किस्म है जो पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं। तो कौन से चावल असम में खाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर 1 है बोरा चावल, बी है अरबोरियो चावल, 3 है बोम्बा चावल और डी है यानी कि ऑप्शन नंबर 4 है पोन्नी चावल। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि बोम्बा चावल। बोम्बा चावल एक असम की चावल की किस्म है जो बनने के बाद हल्के चिपचिपे हो जाते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि बिहार राज्य के लोगों के लिए निम्नलिखित में से मधुमक्खी पालन कार्यक्रम आरंभ करने के वर्ष की सर्वश्रेष्ठ अवधि चुनिए। यानी यदि आपको बिहार में मधुमक्खी पालन करना है तो उसके लिए जो समय है, मौसम है, वे कौन सी परिस्थितियाँ सबसे ज़्यादा अनुकूल होंगी? तो ऑप्शन नंबर 1 है अक्टूबर से दिसंबर, नंबर 2 है फरवरी से अप्रैल, नंबर 3 है अप्रैल से जून और नंबर 4 है अगस्त से अक्टूबर। तो यहाँ आपका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अक्टूबर से दिसंबर के बीच में अगर आप बिहार में मधुमक्खी पालन करना चाहते हैं तो ये मौसम और परिस्थितियाँ बिल्कुल अनुकूल होंगी। साथ ही साथ आपका मधुमक्खी पालन वाला प्रश्न लगभग हर साल ही पूछा जाता है, तो इसे विशेष तौर से याद रखेंगे। अगला प्रश्न है आपके सामने की कुछ चीज़ों को आपको मिलान करना है, जैसे स्तंभ ए को स्तंभ बी से मिलाना है। तो जीरा है, केसर है, मिर्च है और लौंग है। इसमें कौन कील की तरह दिखता है, कौन दक्षिण अफ्रीका से उत्पत्ति हुई है, कौन पीले रंग का है और कौन छोटा परंतु खुशबूदार है। तो यहाँ पर जब आप अपने सही उत्तर का चयन करेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पर जो आपका सही उत्तर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। कैसे? तो चलिए मिला लेते हैं। सबसे पहले जीरा की बात करें तो ये कैसा होता है? तो जीरा आपका पीले रंग का होता है। वहीं अगर हम बात करें केसर की तो केसर आपका कैसा होता है? छोटा परंतु खुशबूदार, यानी कि केसर में सबसे ज़्यादा खुशबू होती है। और वहीं सी यानी कि मिर्च की बात करें तो मिर्च आपका कील की तरह दिखता है। और वहीं अगर लौंग की बात करें तो दक्षिण नहीं, ये गलत हो जाएगा आपका। 1 सेकेंड रुकेंगे। तो यहाँ पर आपका जो विकल्प ठीक होगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि जो जीरा है वह आपका छोटा परंतु खुशबूदार है। केसर की बात करें तो ये पीले रंग का है। मिर्च की बात करें दक्षिण अमेरिका से आया है। और लौंग की बात करें तो ये कील की तरह दिखता है। तो ऑप्शन नंबर 2 ही आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो उड़ीसा है, कर्नाटक है, केरल है या तेलंगाना है। तो यहाँ बात करें कर्नाटक और केरल की, ये आपके अरब सागर की तरफ चले जाएंगे। वहीं उड़ीसा की बात करें और तेलंगाना की, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर बनेगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तेलंगाना आपका क्या हो जाएगा? बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती राज्य हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और अगला प्रश्न है कि जंगलों के बारे में आपको कुछ कथन दिए गए हैं जिनमें कहा गया है कि सही कथन का चयन करना है। तो कुड़ुक भाषा में तोरंग का मतलब जंगल है। वहीं अगर हम बात करें झारखंड में ग्राम परिषद यानी कि पंचायत जो कि लॉटरी के माध्यम से तय करती है कि किस परिवार को कृषि के लिए कितनी भूमि मिलेगी। वहीं ऑप्शन नंबर 3 है कि जंगल अधिकार कानून 2007 उन लोगों को अधिकार दिलाता है जो कम से कम 15 वर्षों से जंगल में रह रहे हैं। वहीं ऑप्शन डी की बात करें तो मिजोरम में लगभग 3/4 लोग जंगलों से जुड़े हुए हैं। तो ये कुछ कथन थे आपके सामने जिनमें आपको सही विकल्प को चुनना है कि इनमें से कौन सा सही है। बी और सी सही है, ए और सी सही है, ए और बी सही है या ए और डी सही है। तो आप अपने सही विकल्प का चयन करेंगे कि इसमें कौन सा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि ए और डी बिल्कुल सही है। ए और डी इसमें क्या होंगे? बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो अब देख लीजिए ए और डी में क्या कहा गया था। ए में आपका कहा गया था कि कुड़ुक भाषा में तोरंग का मतलब जंगल होता है, ये भी बिल्कुल ठीक है। और वहीं अगर विकल्प डी की बात करें कि मिजोरम में लगभग 3/4 लोग जंगलों से जुड़े हुए हैं, ये भी बिल्कुल ठीक कहा गया है। तो ऑप्शन ए और डी आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला प्रश्न है कि 24 ग्राम प्रति मिलीग्राम घनत्व और 6 मिली
आयतन वाली वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला प्रश्न है और फिलहाल यहाँ जो सही उत्तर आपका बनेगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 143 ग्राम। कितना हो जाएगा? 143 ग्राम। नेक्स्ट प्रश्न है कि सांपों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जो निम्नलिखित में से गलत है उसको चिन्हित कीजिए। यानी सांपों के बारे में आपसे पूछा गया और गलत आपका कौन सा है वह आपको बताना है। तो नंबर 1 विकल्प है वे अपने भोजन को पूरा निगल जाते हैं, यानी जो भी वह शिकार करते हैं उसको पूरा निगल जाते हैं। और नंबर 2 है सांपों के दांत नुकीले होते हैं। नंबर 3 है जहरीले सांपों के डसने वाले दांत होते हैं। और नंबर 4 है वे अपने शिकार को चबा कर खाते हैं। तो यहाँ पर निगल जाते हैं और चबा कर खाते हैं, इनमें से कोई एक ही आपका सही होने वाला है। तो यहाँ पर जो आपका गलत विकल्प पूछा गया था, तो यहाँ पर आपका सही विकल्प हो जाएगा कि वे अपने शिकार को चबा कर खाते हैं। ये प्रश्न आपका ये ऑप्शन आपका गलत दिया गया है, बाकी तीनों आपके बिल्कुल सही दिए गए हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न कहा गया है कि कांसा यानी कि ब्रॉन्ज एक मिश्र धातु है जिसे निम्नलिखित में से किन्हें पिघलाकर बनाया जाता है। यानी कि जो कांसा है वो कौन सी धातुओं से मिलकर के बनता है। नंबर 1 है टिन और कॉपर, नंबर 2 है कॉपर और जिंक, नंबर 3 है एल्यूमिनियम और जिंक, और नंबर 4 है जिंक और टीन। जो आपका कांसा है इसके लिए मैंने जिस तरीके से भी याद कर रखा है मैं आपको भी ज़रूर बताऊंगी। यानी कि कांसा से आप याद रखेंगे कांसा टी का का से हो जाएगा आपका कांसा। वहीं अगर टा से बात की जाए तो टिन हो जाएगा और ता से बात की जाए तो तांबा हो जाएगा। तो तांबा और टिन आपका किस विकल्प में दिया गया है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आपका राइट विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जिंक और टिन। किससे मिलकर के बनेगा? जिंक और टिन से मिलकर के बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका हाथियों से कि निम्नलिखित में से हाथियों के बारे में सही कथन चुनिए। 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन सामान्यतः लगभग 100 किलोग्राम होता है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। वहीं बात की जाए वयस्क हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियां और झाड़ियों को खा सकता है। नेक्स्ट है हाथी बहुत अधिक आराम नहीं करते हैं, वे दिन में 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। और डी है कि हाथी कीचड़ और पानी में खेलना पसंद करते हैं। आपको जो सही उत्तर चुनना है वह इस प्रकार है कि नंबर 1 है बी और डी सही है, नंबर 2 है ए और बी सही है, नंबर 3 है ए और सी सही है, नंबर 4 है कि सी और डी सही है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर बनेगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए और सी बिल्कुल ठीक दिए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है आपका कि मनाली में कथन है आपका मनाली में ढालू छतों वाले मजबूत बांसों के खंभों पर बने ऊंचे उठे हुए लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। जो मनाली में घरों की व्यवस्था है, जो विशेषता है वह इस प्रकार है कि जो छतें हैं वह ढालू बनेंगी, बांस के खंभे पर मकान बनेंगे, ऊंचे होंगे और ये घर कैसे होंगे? लकड़ी के होंगे। नंबर जो आपका बी कथन दिया गया है वह है कि मनाली में बारिश बहुत होती है और बर्फ़ भी पड़ती है। तो अब आपको सही विकल्प का चयन करना है। ए गलत है, बी सही है, ए और बी दोनों सही है, ए और बी दोनों गलत है, ए सही है परंतु बी गलत है। तो जो दोनों कथन दिए गए हैं उनमें से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा? यहाँ पर बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि ए और बी बिल्कुल गलत हैं। क्या है? ए और बी दोनों ही गलत हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और अगला प्रश्न है आपके सामने कि अभिकथन ए है दाब लगाने पर गैस को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। और कथन के बाद आपका जो कारण है आर, वह कह रहा है कि जब हम किसी गैस का दबाव लगाते हैं तो गैसीय कणों के बीच अंतराणुक स्थान कम हो जाता है और ये आसानी से संपीड़ित हो जाती है। तो जो कारण है आपका वह ए के यानी कि कथन के बारे में बताया गया है। तो वह जो आपके ऑप्शन है वह है कि ए गलत है, आर सही है, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है परंतु आर गलत है। तो यहाँ पर आपको सही विकल्प का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 89 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और आज का जो हमारा लास्ट प्रश्न है वह है कि पौधों के निम्नलिखित मुख्य कार्यों पर विचार कीजिए। तो पौधे के कुछ कार्य आपको बताए गए हैं। नंबर 1 जो आपका ऑप्शन नंबर ए है कि भोजन का उत्पादन और भंडारण करना, बी है पौधे को शक्ति और सहारा देना, सी है आपका कि पौधे के अन्य भागों को जड़ से जल और खनिज का स्थानांतरण करना। तो तने के मुख्य कार्य क्या हैं? तो पौधे के जो एक कार्य होते हैं उनमें से जो तने के कार्य हैं वे आपको 3 ये कारण बताए गए हैं। इनमें से कौन सा सही है? तो केवल बी सी सही है, केवल बी सही है, केवल ए बी सही है, ए बी और सी तीनों सही है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केवल बी और सी सही है। तो तने का कार्य क्या होता है? तने का कार्य होता है कि वह
पौधे को शक्ति और सहारा प्रदान करता है और साथ ही साथ वह ज़मीन से क्या लेता है, ज़मीन से वह खनिज तत्वों को लेता है, पानी का अवशोषण करता है और जड़ों से जल और खनिज का स्थानांतरण करना। ये कहाँ तक पहुँचाता है, तो पौधे के विभिन्न भागों तक पहुँचाने का कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आज हमने जो अपने 30 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है, आई होप आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और यकीन मानिए कि धीरे धीरे जैसे जैसे हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे वैसे वैसे आपकी तैयारी और भी ज़्यादा बेहतर होती चली जाएगी। पहला दिन है, घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। अगर आपके 15 क्वेश्चन भी बन रहे हैं तो भी आप परेशान मत होइए। एग्ज़ाम तक आप आसानी से अपने जो क्वेश्चंस हैं उनका जो ग्राफ है वह 25 से 30 के अंतर्गत आसानी से पहुंचा लेंगे, अगर आज के प्रैक्टिस सेशन में आप 15 क्वेश्चन ला पा रहे हैं। तो इसी उम्मीद के साथ कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपने अभी तक चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया होगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया होगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए, अपने माता पिता गुरुजनों का सम्मान कीजिए और पढ़ाई की पोथी को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।